जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का, जो कि विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 है, जैव प्रक्रम। इस वीडियो में हम जैव प्रक्रम को बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जैव प्रक्रम होता क्या है। इस वीडियो को एक बार यदि आपने पढ़ लिया ना, पूरा देख लिया ना, तो आपको फिर दूसरी वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं कि आखिर जैव प्रक्रम होता क्या है। तो जो हमारा चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, यहाँ दो शब्दों से मिलकर के बना है, जैव तथा प्रक्रम। ठीक है, तो जैव का मतलब होता है सजीव या कोई भी जीवित प्राणी बोल सकते हैं, सजीव बोले या कोई भी जीवित प्राणी है। ठीक है, जैव का मतलब हो गया कोई भी जीवित प्राणी। ठीक है, और प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रियाएं। तो हमारे चैप्टर का जो कि जैव प्रक्रम नाम है, इसकी शाब्दिक अर्थ निकल के आता है कि इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर कोई भी सजीव प्राणी है जो कि जीवित प्राणी है, उसके अंदर कितनी सारी प्रक्रियाएं होती हैं। वो जीवित है तो आखिर किन सारी प्रक्रियाओं के कारण वो जीवित है, और उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस जो प्रक्रियाएं हैं चल रही हैं। ठीक है, तो आखिर ये हम लोगों ने बोला, मैंने यहाँ पे सजीव, ताकि सजीव होने के लिए किसी भी प्राणी में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए। क्या हाँ, यहाँ पे वातावरण में जो कि पर्यावरण में, क्या हम किसी वस्तु को देख करके बोल सकते हैं कि वो सजीव है। सजीव होने के लिए भी कुछ लक्षण बताए गए कि आखिर हम किसे सजीव बोलेंगे। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी में भी ये बताया गया है, क्या हम किसी भी चीज को सजीव नहीं बोल सकते, उसके लिए भी कुछ लक्षण होने चाहिए। तो सबसे पहले इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर सजीव होने के लिए क्या लक्षण होने चाहिए। तो सजीव होने के लिए हमारा पहला जो लक्षण आता है वो है पोषण। पहला लक्षण हमारा आ जाता है पोषण, कि जो भी इस पर्यावरण में जो भी व्यक्ति है, जो सजीव प्राणी है, वो क्या करेंगे, पोषण करेंगे। पोषण का मतलब कि वो क्या करेंगे, भोजन को ग्रहण करेंगे, भोजन को खाएंगे। यहाँ पे देखो, अब व्यक्ति क्या कर रहा है, भोजन को खा रहा है, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति बिना खाए जीवित नहीं रह सकता। जो भी प्राणी यहाँ पे जीवित प्राणी, वो किसी न किसी तरीके से क्या करते हैं, अपने पोषण को प्राप्त करते हैं। ठीक है, पहले ये हो गया। दूसरा में हम लोग बात करेंगे श्वसन की, कि कोई भी यदि जीवित प्राणी रहेगा तो उसको जीवित रहने के लिए श्वसन की आवश्यकता है। श्वसन के दौरान क्या करेगा, सांस लेगा, सांस के द्वारा योगा को उसके अंदर ऊर्जा का निर्माण किया जाएगा। तो इस श्वसन की प्रक्रिया उसमें जरूर होंगी, जो कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे रेस्पिरेशन, जो कि बताया गया हमारे फेफड़ों के माध्यम से श्वसन की प्रक्रियाएं होती हैं। अगला यहाँ बात करें तो क्या होंगे, संवेदनशील होंगे। जो भी सजीव प्राणी होगा वो संवेदनशील होगा। संवेदनशील का मतलब ये होता है कि हमारे पर्यावरण में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, ठंड है, गर्म है, या फिर तापमान का परिवर्तन जो भी हो रहा है, उसको क्या करेंगे, ये फील कर पाएंगे। जैसे कि हम उदाहरण में ये समझ सकते हैं कि जैसे कि गर्मी का मौसम आ गया तो हम गर्मी के अनुसार कपड़े बदलते हैं, एंड उसके बाद ठंडी का मौसम है तो उसके अनुसार कपड़े पहनते हैं। तो ये संवेदनशीलता हो गया। ताप है, आग है, तो उससे हम क्या कर पाते हैं, फील कर पाते हैं कि ये संवेदनाएं होती हैं। जैसे एक पेड़ पौधे में भी देख सकते हैं, छुई मुई का पौधा होता है, जैसे ही आप उसको टच करते हैं वह सिकुड़ने लगती है। ठीक है, ये संवेदनशीलता होती है। अगला विशेषता आता है प्रजनन। प्रजनन का मतलब होता है कि जो भी सजीव प्राणी रहेंगे क्या करेंगे कि अपनी पीढ़ी बनाए रखने के लिए और संतान की उत्पत्ति करेंगे। ये हमारा प्रजनन होता है। एंड उसके साथ साथ ये और सारे भी विशेषताएं हो सकती हैं, जैसे कि वो तो सर्जन करेंगे। यदि पोषण किया है तो कुछ वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं हमारे शरीर में, जिसे शरीर से बाहर निकालना अनिवार्य होता है। तो ये पेड़ पौधे भी एंड जितने भी सजीव प्राणी हैं, इनमें ये सब प्रक्रियाएं होती हैं। कुछ हमारे एनसीईआरटी में उदाहरण बताया गया ये भी, कि यदि कोई प्राणी है जैसे कि वो सो रहा है, ठीक है, ऐसे तो चल फिर रहा है तो हम लोग ऐसे जान सकते हो कि सजीव है, लेकिन कोई व्यक्ति सो रहा है, ठीक है, तो हम कैसे जानेंगे कि वो व्यक्ति क्या है, सजीव है। तो इसके लिए हम नॉर्मल सी बात है कि उसकी सांस को चेक करेंगे, उसके नाक के पास सांस को चेक करेंगे कि उसमें सांस चल रहा है कि नहीं, उसका शरीर का तापमान कैसा है, इससे हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग ने पहले सबसे पहले चैप्टर का नाम समझ दिया कि जैव प्रक्रम है क्या। ठीक है, और जैव प्रक्रम में हमने ये इसका शाब्दिक अर्थ पे चर्चा किया है कि जैव प्रक्रम दो शब्दों से मिलकर के बना है, जैव प्लस प्रक्रम। जैव का मतलब सजीव प्राणी और प्रक्रम का मतलब प्रक्रियाएं, मतलब सजीव प्राणी के अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं हो रही हैं, इन्हीं प्रक्रियाओं के बारे में हम लोग इस चैप्टर में
करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इसके शाब्दिक अर्थ की बात कर लिया। शाब्दिक अर्थ के बाद हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि आखिर इसकी परिभाषा क्या है, आखिर जब प्रक्रम है क्या। ठीक है, तो जब प्रक्रम देखिए यहाँ पे डिफिनेशन इसका बताया गया है कि वे सभी प्रक्रम, मतलब कि प्रक्रिया का मतलब अभी मैंने बताया कि प्रक्रिया का मतलब प्रक्रम का मतलब प्रक्रियाएं होता है। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से मतलब एकजुट हो तो करके, जैसे कि हमारे शरीर में न्यूट्रिशन का कार्य, रिस्पिरेशन का कार्य यानी कि पोषण, श्वसन, वहन, ठीक है, पाचन, ये सारी प्रक्रिया सम्मिलित रूप से क्या करें, कार्य कर रही हैं। तो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण का मतलब होता है हमारे शरीर का रख रखाव करना, रख रखाव करना। ठीक है, हमारे शरीर का रख रखाव करना, यही क्या कहलाता है, ज्या प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, हमारे शरीर में वे सारी प्रक्रियाएं, वे सभी प्रक्रम जो क्या करते हैं, सम्मिलित रूप से सम्मिलित होकर के, एकजुट होकर के क्या करते हैं, हमारे शरीर में अनुरक्षण का कार्य अर्थात रख रखाव का कार्य करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। या और एक डिफिनेशन यहाँ मैंने लिखा है कि वे सभी प्रक्रियाएं, ठीक है, वही मैंने यहाँ प्रक्रम लिखा और यहाँ पे लिखा है वही प्रक्रियाएं, कि वे सभी प्रक्रियाएं जो सजीव को, जो जीव है उस जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं। ठीक है, कि वे सही प्रक्रियाएं जो कोई भी जीवित प्राणी है उसको जीवित बनाए रखने में सक्षम है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ज्या प्रक्रम कहते हैं। यदि ये प्रक्रियाएं न रहे तो कोई भी जीवित प्राणी है वो जीवित नहीं रह सकता। जैसे कि हम यदि न्यूट्रिशन ना करें, भोजन ना करें तो भी हम जीवित नहीं रह सकते। यदि हम श्वसन की प्रक्रियाएं ना करें तो भी जीवित नहीं रह सकते हम। ठीक है, या हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो ना हो, ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो भी हम जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो वे प्रक्रियाएं होती हैं जो क्या जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम। आई होप आप इस अब तक जैव प्रक्रम की शाब्दिक अर्थ के बारे में और जैव प्रक्रम की परिभाषा से अवगत हो चुके हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जैव प्रक्रम के को और अच्छे समझते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम है। जैसे देखिए मैंने अभी जो बताया पीछे, उसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखा है कि सबसे पहले कोई भी जीवधारी है वो क्या करता है, पोषण की प्रक्रिया करता है। क्या करेगा सबसे पहले, ये हम लोग प्रोसेस देख रहे हैं कि आखिर सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पोषण करेंगे, भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि सबसे पहले यहाँ पे प्रक्रियाओं में जो होगा वो क्या होगा, भोजन को ग्रहण किया जाएगा। ठीक है, तो भोजन को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसे पोषण बोलेंगे। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पीछे बार बार बोला कि क्या करेगा, कोई भी पोषण करेगा। मैंने बताया ना कि सजीव होने के लिए पोषण करना अनिवार्य है, यदि पोषण नहीं करते हैं तो सजीव जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहली प्रक्रिया में बताया जा रहा है कि आखिर पोषण किसे कहेंगे। तो ये सबसे पहली प्रक्रिया होती है हमारे शरीर में कि कोई भी जीवित प्राणी है वो क्या करता है, भोजन को प्राप्त करता है, या प्राप्त करना बोल सकते हैं या ग्रहण करना बोल सकते हैं, कि वो क्या, कोई भी प्राणी क्या करेगा, भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। दूसरी प्रक्रिया मैंने बोला था यहाँ पे कि क्या करेगा, जब हमने पोषण कर लिया तो पाचन होगा हमारे शरीर में, वो क्या होगा, जाएगा हमारे शरीर में, आ गया महाशय में, और उस भोजन का क्या किया जाएगा, पाचन किया जाएगा। पाचन का मतलब इसी भोज्य पदार्थ को, देखो हमने जो भोजन किया था उसके कण जटिल थे। ठीक है, तो उसी जटिल भोज्य पदार्थ को, जो हमने भोज्य पदार्थ खाया, रोटी खाया, दाल खाया, चावल, जो भी हमने खाया वो क्या था, एक जटिल अणु था। तो उन जटिल अणुओं को जैसे कि बड़ी बड़ी कणों को क्या कर दिया गया, सरल अणुओं में तोड़ने की जो प्रक्रिया उसे पाचन बोलते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम पोषण करते हैं, पोषण के बाद हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया होती है कि पोषण कर लिए, भोजन हमने कर लिया, तो भोजन के बाद उस जो बड़ी बड़ी कण है या जो जटिल अणु है वो क्या होगा, छोटे छोटे अर्थात सरल अणुओं में तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे शरीर में श्वसन की प्रक्रियाएं भी होंगी। जैसे कि देखो जो कि जटिल यहाँ भोज्य पदार्थ था उसे सरल अणुओं में तोड़ दिया गया, फिर सरल अणुओं से ही क्या किया जाएगा, सरल अणुओं से ऊर्जा के निर्माण की प्रक्रियाएं होंगी। अभी ऊर्जा के निर्माण की प्रक्रियाएं कब होंगी, जब हमारे श्वसन के दौरान ऑक्सीजन हमारे एक एक कोशिकाओं तक पहुंचेगा, तो हमारी कोशिकाएं क्या करेंगी, उस भोज्य पदार्थ को विघटित करेंगी और विघटित करके यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण करेंगी। ठीक है, तो श्वसन की प्रक्रिया में यही होता है कि सरल जो भोज्य पदार्थ है उसे ऊर्जा निर्माण करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं।
अब यहाँ पे एक डाउट होगा कि आखिर श्वसन की जो प्रक्रिया है, कई जगह हमने पढ़ा था आज तक 6 या 8 में कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना, क्या लिखा था, ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना, निष्कासन करना। ठीक है, यानी कि उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है श्वसन होती है। बट इसको हम लोग श्वसन में अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम जब इसको ग्रहण कर रहे हैं इसको प्रश्वास कहते हैं और इसको बोलते हैं निश्वसन। ठीक है, तो ये प्रक्रिया दोनों मिलाकर के श्वासोश्वास बनाती हैं। ठीक है, तो ये श्वसन की प्रक्रिया जब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो अभी यहाँ पे ये समझिएगा कि जो श्वसन की प्रक्रिया इसे क्या बोलेंगे, तो सरल भोज्य जो पदार्थ जो हमारे पाचन के दौरान क्या वो सरल जो पदार्थ थे, सरल पदार्थ से क्या कर दिया गया, जब ऊर्जा का निर्माण किया जा रहा है तो इस ऊर्जा के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, और श्वसन बोलते हैं। अब श्वसन के बाद वहन की प्रक्रिया आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जो कि हमारे फेफड़े से प्राप्त होकर के ऑक्सीजन का और अन्य पदार्थों जैसे हमारे शरीर में पोषक पदार्थ हो गए। ठीक है, तो ये सरल अणु ना जो थे, ये वाले जो थे क्या, यही हमारे शरीर के अन्य पदार्थ हो गए। जैसे अन्य पदार्थों में कुछ ऑक्सीजन तो यहाँ लिखा ही है, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, एंड उसके साथ साथ कुछ हार्मोन्स हो गए और हार्मोन्स के बाद कुछ पोषक तत्व भी हो गए। ठीक है, तो पोषक तत्व, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का और अन्य पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स और पोषक तत्व हो गए। तो ऑक्सीजन का और अन्य पदार्थों का वहन करने की प्रक्रिया को ही वहन बोलते हैं। मतलब परिवहन करना, यही क्या होता है, वहन होता है। तो ऑक्सीजन का और अन्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन किया जाता है, यही क्या है, परिवहन की प्रक्रिया है, जो कि हमारा ब्लड करता है, हमारी एक एक कोशिकाओं तक इन सारे पदार्थों को पहुंचाता है। अब लास्ट प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है जो कि है उत्सर्जन। ठीक है, जितने जीवित प्राणी हैं उनमें ये लास्ट प्रक्रिया है उत्सर्जन की, जो कि हमने क्या किया, भोजन किया था, तो भोजन के दौरान कुछ हानिकारक पदार्थ ही बनते हैं और वो हानिकारक पदार्थ यदि हमारे शरीर में रहेंगे तो तरह तरह के रोग को उत्पन्न करेंगे। तो इसलिए इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है। तो ये जो हानिकारक पदार्थ हम शरीर से बाहर निकाल रहे हैं, इसी प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रियाएं हर एक प्राणी में, चाहे कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, सारे प्राणी में ये निरंतर चल रहे हैं और ये सम्मिलित रूप से एक प्रकार से कार्य कर रहे हैं, लगातार हमारे शरीर में कार्य हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कुछ मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे, जैसे कि सभी जैव प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए, जैसे कि जितनी प्रक्रियाएं हो रही हैं यहाँ पे, इन सारी प्रक्रियाओं को, जीवित प्राणियों में जितनी प्रक्रियाएं हो रही हैं, इन प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा का कोई भी प्रक्रिया हो नहीं सकती। ये ऊर्जा हमारे हर एक कोशिकाएं बनती हैं और इसको फिर रक्त क्या करते हैं, पूरे एक एक कोशिकाओं तक पहुंचाता है ऊर्जा को। और यही देखिए यहाँ पे इसका डिफिनेशन बताया गया, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि हम कार्य कर रहे हैं जो भी, तो हमारे जितने अंदर क्षमता आ रही है कार्य करने की, वही क्या है, ऊर्जा। यहाँ पे इस बात का इम्पोर्टेंटली ध्यान रहे कि जो जीवित प्राणियों में प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और हम लोग आगे चलिए, अब हम आगे देखते हैं जैव प्रक्रम के प्रकार को। यहाँ भले लिखा गया उपापचय के प्रकार, यह है जैव प्रक्रम के प्रकार ही, जो कि है टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर उपापचय के कितने प्रकार हैं। तो उपापचय के 2 प्रकार हैं, एक है उपचय और एक है अपचय। ठीक है, जो कि है एक उपचय और एक है अपचय। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं पहले, सबसे पहले कि ये उपचय है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ पे जितने भी जीवित प्राणी हैं, इस हमारे वातावरण में जितने जीवित प्राणी हैं, कुछ जीवित प्राणी क्या करते हैं, सरल अणुओं को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, सरल अणुओं को ग्रहण करके उसे जटिल बना देते हैं। ठीक है, कि कुछ ऐसे भी प्राणी हैं कि क्या करते हैं, सरल अणुओं को ग्रहण करके उसे जटिल बना देते हैं। कुछ ऐसे प्राणी हैं जो जटिल अणुओं को ग्रहण करते हैं, खाते हैं। भाई वो स्वयं भोजन नहीं बना सकते, तो क्या करते हैं, जटिल अणुओं को ही, किसी के द्वारा बनाए गए भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। उसको ग्रहण करते हैं अर्थात तो जटिल पदार्थ को खाते हैं, तो उस जटिल पदार्थ को सरल अणुओं में तोड़ना अनिवार्य हो जाता है, जो कि हम लोग हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अपचय है क्या, अपचय के बारे में समझते हैं, जो कि एनाबॉलिक
उपचयी में देखिए ये वे प्रक्रियाएं होती हैं। उपचयी यानी कि यह ज्या प्रक्रम की वह प्रक्रिया होती है, वह प्रक्रिया जो सरल अकार्बनिक पदार्थों का, क्या, सरल तथा अकार्बनिक, सरल अकार्बनिक, अकार्बनिक अकार्बनिक बताती हूँ, अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थों, अकार्बनिक पदार्थों में आ जाएगा जैसे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, जल हो जाता है, ठीक है, और भी सूर्य का प्रकाश आ जाएगा, ठीक है। तो अकार्बनिक पदार्थ हो गया। अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करके, अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करके, अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करके जटिल अणुओं में, जटिल अणुओं में संश्लेषित करते हैं, संश्लेषित करते हैं। तो आप ये एनाबॉलिक में ये समझिएगा उपचयी कि वे प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें कोई भी जो प्राणी है ना, वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी प्राणी क्या करता है, सरल तथा अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करता है और उसे जटिल अणुओं में संश्लेषित कर देता है, जटिल बना देता है। अब यहाँ पे ये समझ ले कि अकार्बनिक पदार्थ क्या है। अकार्बनिक और कार्बनिक दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो कार्बनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों हो, और अकार्बनिक का मतलब हो गया उसमें कार्बन, जैसे कि कार्बन हो सकता है पर उसमें हाइड्रोजन की मात्रा ना हो, ठीक है। जब दोनों होते हैं ना, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों जब उसमें होते हैं तो उसे बोला जाता है कार्बनिक पदार्थ। लेकिन यहाँ पे उसकी मात्रा दो एक हो सकती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो इसमें कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन, जब दोनों मिक्स होते हैं एक साथ तो उसे बोल जाते हैं कार्बनिक पदार्थ। लेकिन ये अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन का प्रयोग नहीं करते। तो देखिए ये वो प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें सरल पदार्थ का प्रयोग करेंगे एंड अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करके क्या करेंगे, जटिल अणुओं में संश्लेषित कर देंगे। तो प्रक्रिया कौन सी है, तो ये प्रक्रिया यही हो सकती है, उदाहरण स्वरूप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ही ऐसा होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ही ऐसा होता है। और हम लोग एक प्रक्रिया और भी पढ़ लेंगे, रसायन संश्लेषण। कुछ जीव ऐसे भी हैं जो रसायन संश्लेषण भी करते हैं। तो मेन हमारा उदाहरण आता है प्रकाश संश्लेषण, जो कि पेड़ पौधों में होता है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, यहाँ पे सनलाइट है, सनलाइट के साथ क्या किए, कार्बन डाइऑक्साइड लिए, वाटर लिए और अपना भोजन बना देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं कार्बनिक पदार्थों में, ठीक है। तो क्या करते हैं, जटिल अणुओं में संश्लेषित कर देते हैं। ये प्रक्रिया होती है हमारी प्रकाश संश्लेषण में, जो कि पेड़ पौधे द्वारा की जाती है, ठीक है। दूसरी प्रक्रिया यहाँ पे अपचयी प्रक्रिया, अपचय यानी कि कैटाबॉलिक बोलते हैं। ये वे प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें जटिल अणुओं का प्रयोग करके क्या कहते हैं, इसे सरल अणुओं में तोड़ना अनिवार्य हो जाता है, सरल अणुओं में विखंडित किया जाता है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं अपचयी, ठीक है। तो यहाँ पे सेम ऐसे मैं डेफिनेशन यहाँ लिख देती हूँ, जैसे कि इसमें मैंने लिखा कि वह प्रक्रिया, तो यहाँ बताएंगे वह प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें जटिल और कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करके, कार्बनिक पदार्थों को सरल अणुओं में विखंडित किया जाता है, विखंडित किया जाता है, ओके। तो यहाँ पे आप ये समझिएगा इसमें ना कि वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल पदार्थ रहेंगे एंड उसके साथ साथ कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देंगे। यहाँ पे अब कार्बनिक पदार्थ में जैसे हम लोग के अंदर, यहाँ पे हमारे अंदर जटिल पदार्थ है क्या, तो वो यहाँ पर होता है C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है। तो हम ग्लूकोज का सेवन करेंगे यहाँ पे, और उसे क्या किया जाएगा, पाचन प्रक्रिया। यहाँ पे आप उदाहरण स्वरूप ये लिख लीजिए कि पाचन की प्रक्रिया हो गई, कि पाचन में हमारे ग्लूकोज का क्या कहता है, खंडन किया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। पाचन हो गया, यहाँ पे श्वसन हो गया,
ठीक है। तो पाचन या श्वसन की प्रक्रियाएं जो हैं इसमें जटिल पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। जटिल एंड कार्बनिक पदार्थ यहाँ पे कार्बनिक है जिसे सरल अणुओं में तोड़ा जाएगा, तो ये प्रक्रिया को बोलते हैं अपचयी। तो आई होप आप उपचयी और अपचयी को अच्छे से समझ चुके हैं। कार्बनिक पदार्थों में भी थोड़ा अंतर क्या कर पा रहे होंगे। आगे हम लोग देखते हैं जो कि है पोषण। ये हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक आता है। टॉपिक फर्स्ट है, हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे इसमें कि आखिर पोषण क्या है। मैंने पीछे बताया कि पोषण क्या है, एक बार इस पे नजर डालिएगा आप कि आखिर पोषण क्या है। तो पोषण को मैंने ये बताया कि भोजन को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही पोषण है, क्योंकि भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया ही क्या है, पोषण है। तो इसमें हम लोग आखिर ये समझेंगे ना, पोषण जो आ रही है यहाँ पे टॉपिक पहला, इसमें हम लोग ये समझेंगे कि आखिर पोषण किस किस विधियों के द्वारा, किस किस कैसे कैसे जो जीवधारी है कैसे कैसे पोषण प्राप्त करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं, क्या खाते हैं। कुछ प्राणी है जैसे कि मान लीजिए पेड़ पौधे कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जो जीव जंतु है वो अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, हम अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, एक कोशिकीय जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, बहुकोशिकीय जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखिए यहाँ डेफिनेशन पहले ही बताया जा रहा कि भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने की प्रक्रिया या प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वही क्या है, पोषण है। और ये पोषण हमारे शरीर में करते क्या हैं, तो हमारे शरीर में क्या करते हैं, रख रखाव का कार्य करेंगे। ठीक है। तो देखिए एक यहाँ पे ये बताया जा रहा है इसमें कि आखिर ये पोषण को हम लोग समझे पहले कि पोषण क्या है। यहाँ पे पोषक तत्व का आगे हम लोग समझते हैं कि आखिर पोषक तत्व क्या है। पोषक तत्व देखिए हम जो भोजन करते हैं या कोई भी प्राणी जो भोजन करते हैं उसके भोजन में क्या होता है, कुछ ऐसे उपयोगी पदार्थ विद्यमान रहते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ विद्यमान रहते हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा देते हैं, वृद्धि करते हैं, हमारी कोशिकाओं की मरम्मत करने का कार्य करते हैं। वही क्या होता है, पोषक तत्व होता है। ठीक है कि भोजन में उपस्थित वे घटक, यानी कि हमारे भोजन में कुछ ऐसे पदार्थ उपस्थित होते हैं, ऐसे भी आप राइट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भोजन में उपस्थित वे घटक जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा देते हैं, उसके साथ साथ हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं, हमारे शरीर में वृद्धि करेंगे तथा कोशिकाओं की मरम्मत करने में सहायक होते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पोषक पदार्थ कहते हैं। कि ये वे पदार्थ होते हैं भोजन में उपस्थित, तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है, हमारी कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं एंड उसके साथ साथ हम यहाँ पर ऊर्जा प्रदान कर वृद्धि करने का भी कार्य करते हैं। वही क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, जल हो गया और खनिज लवण हो गया। ये 6 हमारे शरीर में पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे भोजन में होते हैं, हम इसे खाते हैं। आगे यहाँ पे ये बताया जाए कि आखिर पोषण भोजन की आवश्यकता क्यों है, अगर हम भोजन करते क्यों हैं, भोजन करने से हमें क्या लाभ है, क्यों भोजन करते हैं, आगे भोजन की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले ऊर्जा की आपूर्ति होती है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम किसी कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, दुर्बल पड़े रहेंगे, शरीर असहाय हो रहेगा, कोई भी कार्य करने में योग्य नहीं रह पाएंगे हम। दूसरा, शरीर की वृद्धि करती है, शरीर में वृद्धि नहीं होगा यदि हम भोजन नहीं करेंगे। तो बच्चों में जैसे मान लीजिए भोजन नहीं करते हैं टाइम से, तो उनमें कुपोषण की भी बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, तो भोजन नहीं है, दूसरे प्रक्रिया के शरीर में वृद्धि करेंगे। तीसरा है कि शरीर के टूट फूट से मरम्मत करते हैं, कहीं घाव लग गया, चोट लग गया, तो यदि हम टाइम से भोजन नहीं करते हैं तो भी हमारे शरीर में जल्दी उसकी रक्षा नहीं हो पाएगी, जल्दी ठीक नहीं होगा। तो क्या है, हमारे शरीर में टूट फूट यानी कि कोशिकाओं की मरम्मत करने का भी कार्य करते हैं एंड रोगों से रक्षा भी करते हैं, रोग भी दूर रहते हैं हमसे। यदि यहाँ पे बताने का प्रयास ये किया जाए, रोगों से रक्षा का मतलब है हम भोजन करेंगे तो भोजन में क्या है, कुछ ऐसे पोषक तत्व विद्यमान है, पोषक तत्व है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ये क्या करते हैं, रोगों से लड़ते हैं। ठीक है, तो भोजन करने का ये क्या है, आवश्यकता है। भोजन नहीं करेंगे तो हमें ना ऊर्जा मिलेगी, ना हमारे शरीर की वृद्धि होगी, ना कोशिकाओं की मरम्मत हो पाएगी और ना हमारे शरीर में रोगों से रक्षा ही हो पाएगी। आगे देखते हैं हमारा, आखिर सजीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। नहीं बोलना कि सजीव क्या करते हैं, कई विधियों के द्वारा सबका भोजन प्राप्त करने की विधि अलग अलग है। ठीक है, कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, कोई पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है, कोई जानवर से प्राप्त करता है। अगर कैसे प्राप्त करते हैं जो अपना जीवित प्राणी है अपना भोजन, तो सभी जीवों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसे वे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं,
जो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमें जीवित रहना है तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बिना ऊर्जा के हम जीवित नहीं रह सकते। तो जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, वो ऊर्जा को हम लोग भोजन के रूप में क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्राणी हैं जो कि क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है। ठीक है, पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है कि कुछ जीव क्या करते हैं, अकार्बनिक स्रोतों से, मैंने बताया ना उधर पीछे, अकार्बनिक स्रोत क्या है, तो अकार्बनिक स्रोतों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से तथा जल से अपने क्या करते हैं, सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। सरल पदार्थ है ये। ठीक है, और कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, सरल होते हैं। इनके जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है, इसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन बना लेते हैं। तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करते हैं या कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं और अपना भोजन बना लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अन्य जीव जंतुओं के बारे में बताया गया है। ये कोई अन्य जंतु हैं पेड़ पौधों में, जैसे कि हम हो गए। तो कुछ जीव जटिल पदार्थों का प्रयोग करते हैं, ये अपची वाला हो गया। ठीक है, पीछे की बात करो तो अपची वाला है कि कुछ जटिल पदार्थों का प्रयोग करते हैं जिसे सरल पदार्थों में खंडित करना आवश्यक हो जाता है। यदि उसे खंडित नहीं किया जाएगा तो जटिल पदार्थ से हम ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकते, ना ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं नहीं। देखिए, तो यहाँ पे क्या है, ये जीव जंतुओं के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ जंतु क्या करते हैं, जटिल पदार्थों का प्रयोग करते हैं अपने भोजन के लिए, जिससे सरल पदार्थों में खंडित करना क्या होता है, आवश्यक हो जाता है। आखिर ये जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करता कौन है, तो वो है जैव उत्प्रेरक, जिसे हम कहते हैं एंजाइम। हमारे शरीर में देखिए कोई भी प्रक्रिया हो रही है, हम श्वसन की प्रक्रिया करें या पाचन की, बहुत सारे एंजाइमों का स्राव होता है। बहुत सारी ग्रंथियां लगी हमारे शरीर में जो क्या करती हैं, एंजाइमों का स्राव करती हैं, जिससे हमारा भोजन जटिल अणु से सरल अणुओं में खंडित हो जाता है। तो वह जैव उत्प्रेरक जो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में खंडित करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम कहते हैं। तो आई होप यहाँ पे हम लोग कुछ ये समझे हैं कि आखिर अपना जो जीव है अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। कुछ जीव क्या करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, सरल पदार्थ बना देते हैं हमें। ठीक है, और कुछ जीव ऐसे हैं कि जो जटिल पदार्थों का प्रयोग करते हैं अपने पोषण के रूप में, जिसे सरल पदार्थों में खंडित करना आवश्यक है हो जाता है। और इसे खंडित करता कौन है, तो ये एंजाइम। एंजाइम क्या है, कि एक जैव उत्प्रेरक है। एंजाइम क्या है, तो जैव उत्प्रेरक है जो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ता है। इसी से परिभाषा है। आगे हाँ, यहाँ से अब पोषण के प्रकार हैं कि आखिर पोषण का प्रकार, अब हम लोग इस यहाँ से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आखिर पोषण का प्रकार क्या है। पोषण के प्रकार के बारे में अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे, समझेंगे कि पोषण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।